हेलो गाइस। आज की इस वीडियो क्लास में हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का एक न्यूमेरिकल और ट्राई करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी इसी टॉपिक की, उसमें हमने एक बेसिक न्यूमेरिकल किया था और आज इस वीडियो में हम कुछ और एडवांस जो इसके पॉइंट्स होते हैं वो कवर अप करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कंसोलिडेटेड अकाउंट में दो कंपनीज होती हैं, एक एच लिमिटेड है और एक एस लिमिटेड है। यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेटेड अकाउंट में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। किस तरीके से टेक ओवर किया है? मोर देन 50% से ज्यादा शेयर अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के खरीद लेती है तो वो उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेती है। ऐसे में हम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम दोनों की एसेट्स और लायबिलिटीज को कंबाइन करके लिखते हैं। डन। ये हमें कुछ एसेट्स दी हुई हैं, कैश, डेटर, बीआर, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इस बात को शो करता है कि हमने उसके जो शेयर्स हैं वो कितने रुपए में खरीदे। और क्वेश्चन में इधर इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व दिया है, पी&एल दिया है, क्रेडिटर दिया है और बीपी दिया है। नीचे लिखा है कि 1 जुलाई 2012 को एच लिमिटेड ने 60%, 1 जुलाई में, दिसंबर एंडिंग है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि हमारे इस क्वेश्चन में दिसंबर एंडिंग है, तो दिसंबर एंडिंग है और जुलाई में शेयर खरीदे हैं। तो पहले 6 महीने का जो प्रॉफिट है बेटा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा और लास्ट के 6 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो रिवेन्यू प्रॉफिट होगा। डन। अच्छी बात है। और हमने 60% शेयर खरीदे तो 60% शेयर होल्डिंग का हो गया और 40% शेयर बेटा जी माइनॉरिटी का हो गया। तो माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट रहने वाला है वो 40% का रहने वाला है। डन। और जो होल्डिंग का शेयर होगा वो 60% होगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2012 को जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया है जो कि 1,50,000 और 2 लाख रुपए दिए है। एस लिमिटेड ने 1,50,000 के बीपी जो है वो इशू किए हैं एच लिमिटेड के फेवर में, जिसमें से 50,000 उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिए। इसके अलावा एच लिमिटेड ने 2,50,000 का माल एस लिमिटेड को बेचा है कॉस्ट में 25% जोड़कर। और इसके जो ड्यूज हैं यानी इसका पेमेंट अभी एच और एस के बीच में पेंडिंग है, यानी इसके पैसे लेने और देने हैं। और आधा गुड्स अनसोल्ड है, यानी जो माल बेचा था उसमें से आधा गुड्स अभी एस लिमिटेड के पास अनसोल्ड कंडीशन में है। डन। ये एडजस्टमेंट और हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हमें बनाना क्या है फेयर में? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसके अलावा हम 6 वर्किंग नोट बनाते हैं जिनके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश दिया हुआ है मेरे को, जो कि मेरे को दिया हुआ है बेटा जी 2 लाख रुपीज और 2,50,000। तो मैं 2 लाख प्लस 2,50,000 दोनों को ऐड कर लेता हूँ। 2,50,000 दोनों को ऐड करके बेटा जी मैंने बैलेंस शीट में शो कर दिया। दोनों के पास मिलाकर कैश कितना है? 4,50,000 का। इसी तरीके से बेटा जी डेटर्स दिए, मैं अब डेटर का टोटल बैलेंस लिख रहा हूँ 3 लाख प्लस 3 लाख, यानी टोटल कितना हो गया? 6 लाख का। अभी इसकी एडजस्टमेंट है इसलिए बेटा मैं अंदर लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू को। ऐसे ही बी आर है 15 लाख प्लस 7,50,000, टोटल वैल्यू हो गया 22,50,000 रुपीज, मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा स्टॉक है, मैंने इसको भी ऐड करके लिख लिया बेटा जी 9 लाख रुपीज। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इस बात को शो करता है कि हमने उस कंपनी के शेयर्स कितने रुपए में खरीदे। तो हमने 7,50,000 के शेयर्स खरीदे। तो बेटा जी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कैलकुलेशन में यहाँ पे शो करते हैं। कितने रुपए के शेयर्स हैं? 7,50,000 रुपीज के। तो हमने सामने वाली पार्टी के 60% शेयर 7,50,000 के खरीदे। ठीक है बेटा, ये मेरी एसेट साइड की वैल्यूज को मैंने लिख दिया। अब आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। जो होल्डिंग कंपनी की कैपिटल दी हुई है बेटा जी, ये देखिएगा होल्डिंग कंपनी की जो कैपिटल है 10 लाख रुपए, वो मैंने एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दी। कितनी लिखी? 10 लाख रुपए। जो एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल होती है बेटा जी उसके दो हिस्से होते हैं। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल के हम दो हिस्से करते हैं। 5 लाख की शेयर कैपिटल है, उसका 60% पोर्शन तो होल्डिंग ने खरीद लिया। तो बेटा जी शेयर कैपिटल में 60% हिस्सा तो हमारे पास आ गया। तो 5 लाख का 60% बेटा जी कितना बैठेगा? सर 3 लाख के शेयर हमारे पास हो गए। जी बेटा जी 3 लाख के शेयर्स मेरे पास हो गए। और 40% शेयर किसके पास है? बेटा जी वो पब्लिक के पास है। तो 40% शेयर पब्लिक के पास है, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। तो मैं उसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। कितने रुपए? 2 लाख। तो जो एस कंपनी की शेयर कैपिटल थी उसके दो टुकड़े कर दिए हमने।
एक 60% होल्डिंग में लिख दिया और जो 40% हिस्सा था वो माइनॉरिटी में लिख दिया। डन। अब ये जो 60% शेयर है, मैंने 3 लाख की वैल्यू के शेयर कितने में खरीदे हैं बेटा जी? 7.5 लाख रुपए में। तो अगर मैं ज्यादा पैसे देकर शेयर खरीद रहा हूं तो वो गुडविल होता है, और कम पैसे देके खरीदूंगा तो बेटा जी कैपिटल रिजर्व होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है बेटा जी, जो होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व दिया हुआ है बेटा जी, उसको एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दिया हमने यहाँ पर 5 लाख रुपीज। और जो हमको एस लिमिटेड की शेयर जनरल रिजर्व दिया हुआ है बेटा जी, ये कितने रुपए दिया हुआ है हमको? 4 लाख रुपए। ये जो एस लिमिटेड का जनरल रिजर्व दिया था, ये सारा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा जी, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा। कितने रुपए हो गए बेटा जी? 4 लाख रुपए। डन। इसके अलावा जो एच लिमिटेड का प्रॉफिट होता है बेटा जी, वो हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में लिखते हैं। आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट क्या होता है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कंबाइंड प्रॉफिट। ये एच का अपना इंडिविजुअल अर्न प्रॉफिट है जो एच ने खुद कमाया है। अब जो एस कंपनी के साथ उसने उसको ज्वाइन 1 जुलाई में कर लिया, 1 जुलाई के बाद उसने मिलकर एस लिमिटेड के साथ बिजनेस किया है, तो एस लिमिटेड के लास्ट के 6 महीनों में जो उसने वहां से प्रॉफिट अर्न किया वो भी प्लस करके फिर एक साथ दिखाएंगे, तब इसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ठीक है बेटा। और जो इसका प्रॉफिट दिया हुआ है एस लिमिटेड का, जो एस लिमिटेड का प्रॉफिट दिया है बेटा जी, वो 3 लाख रुपए का है, और वो सारा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सारा, 3 लाख रुपए। डन। अच्छा, अब क्रेडिटर्स दिए हैं बेटा जी, क्रेडिटर्स दोनों के जोड़कर मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ 8 लाख रुपए। इसके बारे में एडजस्टमेंट है, वो अभी हम करेंगे। ये 8 लाख रुपए क्रेडिटर्स आ गए। बीपी बेटा जी दोनों की वैल्यूज प्लस करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए मैं अलग अलग करके मेंशन कर रहा हूँ। 4,50,000। जी बेटा जी, ये मैंने लिख दिया। बैलेंस शीट की सभी वैल्यूज को हमने पोस्ट कर दिया। अब नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। 1 जुलाई में हमने शेयर्स खरीदे हैं, तो बेटा जी जनवरी से जून जो पहले 6 महीने का प्रॉफिट है वो कैपिटल होगा, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक लास्ट के 6 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। डन। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 7,50,000 में खरीदा है, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया, हाईलाइटेड है। 1 जनवरी को हमारे पास जनरल रिजर्व और P&L का एस लिमिटेड के पास बैलेंस था 1,50,000 और 2 लाख। बेटा जी 1 जनवरी का मतलब होता है 1 जुलाई से पहले का प्रॉफिट, और 1 जुलाई से पहले का जो प्रॉफिट होगा बेटा जी वो हम कहाँ शो करेंगे? तो हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट यहाँ शो करने जा रहे हैं, 1,50,000 रुपए। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व है। और ये मुझे प्रॉफिट का बैलेंस दिया बेटा जी, कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L 2 लाख, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस यहाँ शो कर दिया। अब बेटा जी मेरे को टोटल जो जनरल रिजर्व है उसमें से मैं ओपनिंग बैलेंस घटाऊंगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है। 1,50,000 में माइनस कर रहा हूँ। टोटल जनरल रिजर्व 4 लाख था, उसमें से मैंने क्या किया बेटा जी, 1,50,000 माइनस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ सो दैट कि मेरे पास आगे लिखने का स्पेस रहे। तो मेरे पास बेटा जी करंट ईयर का जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा? 2,50,000 रुपीज। डन। लीजिए, स्पेस की प्रॉब्लम थी मुझे लग रहा था होगी। लीजिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ जनरल रिजर्व की। तो 4 लाख में से 1,50,000 घटा देंगे तो 2,50,000 करंट ईयर का जनरल रिजर्व हो गया। सो ऑन बेटा जी, इसी तरीके से मैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, ये आ गया। माइनस कर देता हूँ ओपनिंग बैलेंस P&L का बेटा जी, 2 लाख का था। ठीक है। आप कहें अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं 2 लाख लिख देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे ये लाख है, आप समझिएगा 3 लाख, तो ये लाख हो गया। और ये भी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस मैनेज हो जाए। तो करंट ईयर का बेटा जी प्रॉफिट हो गया 1 लाख। डन। तो टोटल जनरल रिजर्व था 4 लाख, जो हम लोगों ने माइनस किया है वो 1,50,000 किया है हम लोगों ने। डन। तो ये मैं 1.5 लाख एल के लिख रहा हूँ बेटा जी, अब आप समझ जाना थोड़ा सा। ठीक है। 4 लाख। 4 लाख में से बेटा जी 1.5 लाख घटाया तो 2.5 लाख तो करंट ईयर का जनरल रिजर्व हो गया। 3 लाख में से 2 लाख ओपनिंग बैलेंस P&L का घटाया तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया बेटा जी 2 लाख 1 लाख रुपए। अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया इतना।
अब हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट आया। एस लिमिटेड ने बेटा जी 1.5 लाख रुपए के बीपी दिए, तो एस लिमिटेड के लिए बीपी हो गए, तो एच लिमिटेड के लिए कितने बनेंगे, बीआर बनेंगे। दोनों कंपनी मर्ज होकर अब एक कंपनी बन गए। जब ये ट्रांजैक्शन हुई थी तब वो कंपनी अलग अलग होंगी, लेकिन अब क्या है, एच कंपनी ने एस कंपनी के 60% शेयर खरीदकर उसे टेक ओवर कर लिया है। तो ऐसे में जो इंटर ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी आपसी लेन देन होते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हम माइनस कर देते हैं, जो नेट डिफरेंस होता है वो शो करते हैं। तो बेटा जी एस लिमिटेड के लिए 1.5 लाख के बीपी हैं, तो एच लिमिटेड के पास क्या होंगे, 1.5 लाख के बीआर होंगे। तो एस लिमिटेड के बीपी और एच लिमिटेड के बीआर डन। उसमें से एच लिमिटेड ने जो 50,000 के बीआर थे वो बैंक से डिस्काउंट करा लिए, तो ऐसे में वो 50,000 के बिल इस समय बैंक के पास है। 1.5 लाख के एस लिमिटेड के पास बीपी है, एच लिमिटेड के पास 1 लाख के बीआर है, और 50,000 के बीआर बेटा जी बैंक के पास है, समझ गए। तो आपस में हमारे पास कितना है, इसके पास 1.5 लाख बीपी, इस समय एच के पास है 1 लाख के बीआर। तो बेटा जी हम वही इफेक्ट कैंसिल करते हैं जो दोनों जगह पे मैच कर जाए। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए के बीआर है या 1.5 लाख के बीपी है, 50,000 की लाइबिलिटी बैंक के अगेंस्ट चली गई, तो बेटा जी हम दोनों जगह से 1 लाख का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो आपस में जो इंटर ट्रांजेक्शन का 1 लाख रुपए का इफेक्ट है वो मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ। और वो जो 50,000 रुपए की लाइबिलिटी है बेटा जी, वो अब बैंक के अगेंस्ट क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि वो बिल बैंक के पास ट्रांसफर हो चुके हैं, इसलिए वो अभी हमें आउटसाइडर पेमेंट है। तो हमने आपस का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, दोनों साइड से मैंने आपस की जो इंटर ट्रांजेक्शन थी वो घटा दी, और जो नेट अमाउंट बची वो मैंने यहाँ शो कर दी। डन बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। एच लिमिटेड ने 2.5 लाख का माल बेचा है, तो एच लिमिटेड ने बेचा है तो एच लिमिटेड के लिए तो एस लिमिटेड डेटर बन जाएगी, और एस लिमिटेड ने खरीदा है तो बेटा जी एस लिमिटेड के लिए एच लिमिटेड क्रेडिटर बन जाएगी। एच ने बेचा तो एच के डेटर में इंक्लूड होगा, एस ने खरीदा तो एस के क्रेडिटर में इंक्लूड होगा, और इसका ड्यूज अभी तक बाकी है, यानी इसकी पेमेंट दोनों पार्टी को देनी और लेनी है। तो एच लिमिटेड को कितने रुपए लेने हैं, 2.5 लाख रुपए, तो बेटा जी मैं यहाँ 2.5 लाख रुपए माइनस कर रहा हूँ इंटर ट्रांजेक्शन के। लीजिए, मेन कॉलम में अमाउंट आ गए 3,50,000, और ऐसे ही जो इनके क्रेडिटर थे उसमें से भी मैं 2.5 लाख रुपए का इफेक्ट कैंसिल कर रहा हूं। डन बेटा जी। और मेन कॉलम में मैं अमाउंट शो कर रहा हूं 5,50,000। डन बेटा जी। तो हमने आपस का इफेक्ट कैंसिल कर दिया। आगे चलते हैं बेटा जी। इसने कहा है कि जो 2.5 लाख रुपए का माल बेचा था बेटा जी, उसमें कॉस्ट प्लस 25% जोड़कर बेचा था, यानी जो चीज 100 रुपए की थी हम उसे 25% जोड़कर बेच रहे हैं। यानी अगर 100 रुपए की चीज तो 25% जोड़कर हम कितने रुपए की दे रहे हैं, 125 की। और दोनों कंपनी अब एक ही हो चुकी है, तो ऐसे में क्या है, एच ने माल दिया प्रॉफिट जोड़कर एस कंपनी को, अगर दोनों कंपनी एक है तो उन्हें आपस में कॉस्ट पे ट्रांसफर करना चाहिए। अब एच एस को माल दे रहा है प्रॉफिट जोड़कर, और वो माल एस के पास रखा हुआ है, तो एच तो दिखाएगा कि उसने 25 रुपए का प्रॉफिट है वो अर्न कर लिया है, बट वो माल एस के पास रखा है, कस्टमर के पास बिका ही नहीं है, तो एक तरीके से वो प्रॉफिट हमने अर्न नहीं किया, लेकिन हमने उस प्रॉफिट को एच ने अपने यहाँ पर दिखा दिया कि उसने 100 वाली चीज 125 की दी है, तो 25 रुपए बेटा उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, और वो प्रॉफिट एक्चुअल में अभी हमने कमाया ही नहीं है, क्योंकि वो गुड्स एस के पास रखा हुआ है, वो कस्टमर को बिका ही नहीं है। तो ऐसे में वो प्रॉफिट पे हमारा सरकार को टैक्स चला जाएगा 25 रुपए का, जो हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट एच ने अपने रिकॉर्ड में दिखा रखा है, जबकि वो माल अभी तक बिका ही नहीं, एस के गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो 25 रुपए पे टैक्स ना जाए, जितना माल भी अनसोल्ड होता है उसका जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने उसमें ऐड किया होता है उसका इफेक्ट नलीफाई करना है यहाँ पे, ताकि हम सरकार को उस अमाउंट पे टैक्स देने से बच जाए। तो समझिएगा बेटा जी, यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, जो चीज 100 रुपए की है बेटा जी, उसमें मैं 25% जोड़कर कितने रुपए की दे रहा हूं, 125 की। तो बेटा जी जो चीज मैं 125 रुपए की दे रहा हूं, उस चीज में मेरे कितने रुपए एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं बेटा, 25 रुपए एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। यस और नो, यस सर, जी बेटा। आगे पढ़ेंगे बेटा। इसमें लिखा है इसमें से आधा माल अनसोल्ड है, यानी जो माल बिक गया, इसका मतलब वो कस्टमर के पास जा चुका, उसका प्रॉफिट हमने कमा लिया, और जो प्रॉफिट कमा लिया उस पर तो सरकार को टैक्स देना ही है। लेकिन आधा माल अनसोल्ड है, तो बेटा आधा माल जो अनसोल्ड है इसका मतलब वो प्रॉफिट जो उसमें जुड़ा हुआ है वो एक्चुअल में हमने अभी कमाया नहीं, वो माल अभी गोडाउन में ही पड़ा है। तो उसमें जो प्रॉफिट ऐड है उसको इफेक्ट हम नलीफाई करेंगे, सो दैट कि हम उस पर टैक्स देने से बच जाए। तो बेटा जी जो चीज हमारी
जो चीज हम लोगों की बेटा जी 100 की थी, हम 25% जोड़कर 125 की दे रहे थे। 125 में बेटा 25 रुपए फालतू थे, तो 125 में 25 रुपए फालतू थे बेटा जी। इस हिसाब से जो आधा माल, 2.5 लाख का आधा कितना होता है, 1,25,000। तो 1,25,000 के माल में बेटा जी कितना प्रॉफिट अनरियलाइज्ड होगा, 1,25,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125। आ रहा है आपको समझ में? यानी जो चीज बेटा जी 125 की हमने सप्लाई की थी, उसमें 25 रुपए का हमारा प्रॉफिट इंक्लूड कर रखा था। इस हिसाब से जो 1,25,000 का माल अनसोल्ड है, उसमें हमारा कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा बेटा जी? तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा कितना प्रॉफिट होगा, 1,25,000 इंटू 25/125, यानी अगर मैं इसको करता हूँ तो इसमें मेरे 25,000 रुपए प्रॉफिट के फालतू जुड़े हुए हैं। और ये जो 25,000 रुपए मेरे फालतू के जुड़े हुए हैं बेटा जी, इसे बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट। यानी ये प्रॉफिट मैंने एक्चुअल में कमाया नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड में ऐड कर रखा है। तो इसके इफेक्ट को बेटा जी अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। कैसे शो करेंगे इस एंट्री को बेटा जी? एक बार तो स्टॉक में माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टॉक में 25,000 रुपए का प्रॉफिट फालतू ऐड है और वो माल एक्चुअल में नहीं बिका है, ये 25,000 रुपए। जी बेटा जी, आया समझ में? एक बार तो 25,000 की एंट्री हम यहाँ शो करेंगे, और दूसरी बार बेटा जी ये वाले जो 25,000 रुपए की एंट्री है 2 बार शो करेंगे, नहीं तो हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा डेबिट क्रेडिट की वजह से। तो ये 25,000 रुपए हम यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे बेटा जी स्टॉक रिजर्व के नाम से। आप चाहें तो बेटा जी इसके लिए अनरियलाइज प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डन। तो ये 25,000 रुपए का जो प्रॉफिट फालतू ऐड था, एच लिमिटेड ने माल बेचते समय ले लिया था, लेकिन एक्चुअल में वो माल बिका ही नहीं, और वो प्रॉफिट हमारा अभी बचा हुआ है। तो ये 25,000 रुपए बेटा जी मैंने यहाँ शो कर दिए, और ये 25,000 को मैंने हाईलाइट कर दिया, और इधर ये मैं माइनस करूंगा। माइनस क्यों कर रहा हूँ बेटा जी? एच लिमिटेड ने ऑलरेडी ये प्रॉफिट जोड़ रखा है, और वो एक्चुअल में हमारा माल बिका नहीं है, तो वो प्रॉफिट हमने अर्न नहीं किया, तो 25,000 यहाँ से माइनस, और वो स्टॉक में फालतू जुड़े थे इसलिए स्टॉक में माइनस। तो बेटा जी अब बैलेंस शीट में तो मैं यहाँ शो कर देता हूँ 8,75,000। डन बेटा जी। अब हमारी ट्रांजेक्शन 1 हो गई, हमने 7,50,000 के शेयर खरीदे थे, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। ओपनिंग बैलेंस थे बेटा जी, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए, ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पर शो कर दिए बेटा जी। और इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस यहाँ शो कर दिए। टोटल प्रॉफिट में से बेटा जी, टोटल जर्नलिज्म में से ओपनिंग बैलेंस घटा दिया, टोटल प्रॉफिट में से ओपनिंग बैलेंस घटा दिया, ये करंट ईयर का प्रॉफिट आया। इसके अलावा 1,50,000 के बीपी जो एच के पास 1,00,000 रुपए रखे हैं, तो मैंने 1,00,000 और 1,00,000 दोनों जगह से कट कर दिया, और 50,000 की लाइबिलिटी बैंक के पास है, वो आउटसाइड लाइबिलिटी होगी, तो मैंने दोनों जगह से 1,00,000 का इफेक्ट कैंसिल कर दिया। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए का एक दूसरे को माल बेचा था, तो एक के डेटर में से माइनस कर देंगे बेटा जी, और एक के क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे। और जो आधा माल अनसोल्ड था 2,50,000 का, आधा 1,25,000 बेटा जी, उस कैलकुलेशन को मैंने यहाँ शो कर दिया कि 125 रुपए का माल जो सप्लाई किया था, उसमें 25 रुपए का प्रॉफिट फालतू जुड़ा था, तो 1,25,000 में कितना प्रॉफिट फालतू जुड़ा था, 25,000। तो बेटा जी उसको किस तरीके से शो किया, 25,000 यहाँ से माइनस कर दिए क्योंकि स्टॉक में फालतू ऐड थे, और एक बार स्टॉक रिजर्व में यहाँ शो कर दी। डन। अब हम फाइनली आंसर निकालेंगे। सबसे पहले बेटा जी क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेटा जी करंट ईयर प्रॉफिट जो हमारा है उसका टोटल करेंगे बेटा जी। हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है बेटा जी 3,50,000 रुपए, ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट के बेटा जी अब मैं दो टुकड़े करूंगा, दो टुकड़े करने जा रहा हूं। लीजिए बेटा जी, ये दो टुकड़े करने जा रहा हूं। इसमें से जो 6 महीने का प्रॉफिट होगा बेटा जी, वो तो मैं मानूंगा कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि पहले 6 महीने का 1 जनवरी से 30 जून तक जो पहले 6 महीने का प्रॉफिट है बेटा जी, मैं उसको मानूंगा अपना कैपिटल प्रॉफिट। और इसी तरीके से जो बेटा जी लास्ट के 6 महीने का जो प्रॉफिट है बेटा जी, उसको मैं मानूंगा अपना रेवेन्यू प्रॉफिट। आप जानते हैं ना कि हमने 1 जुलाई में शेयर खरीदे थे, तो ये 1,75,000 रुपए को तो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, 1,75,000 रुपए। और इसके अलावा 1,75,000 को ही बेटा जी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये आ गए। डन। तो करंट ईयर प्रॉफिट के दो टुकड़े हो गए, पीरियड के रेशियो में 6 महीना और 6 महीना। अब आगे चलेंगे बेटा जी, अब आगे क्या करना है हम लोगों को,
अब जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है बेटा जी, उसके दो पार्ट करेंगे। आप जानते हो कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट है हमारा, उसके हम दो टुकड़े करेंगे। एक टुकड़ा जो 60% पोर्शन है वो तो हो जाएगा होल्डिंग का, और बेटा जी इसमें जो 40% हिस्सा है वो मैं यहाँ शो कर दूंगा। तो इसका बेटा जी अगर मैं 40% हिस्सा निकालता हूं तो बेटा जी निकल कर आएगा 70,000 रुपये। तो ये आ गया 70,000 रुपये, यानी कि 1,75,000 का 40%, 70,000 रुपये तो हमने पब्लिक का दे दिया, माइनॉरिटी का। और इसके अलावा जो 1,05,000 रुपये का हिस्सा है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे, 1,05,000 रुपये, जो कि यहाँ पे डन। ये रिवेन्यू प्रॉफिट बांट दिया। इसी तरीके से बेटा जी अब हम देखेंगे हमारा टोटल कितना प्रॉफिट आ रहा है। टोटल प्रॉफिट को मैं सम करने जा रहा हूँ बेटा जी। सम करूंगा तो मेरे पास आएगा 3,50,000, 4,50,000, 5,25,000। मेरा जो टोटल कैपिटल प्रॉफिट हो गया है वो 5,25,000 हो गया। अब ये जो 5,25,000 पे जो टोटल मेरा कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है बेटा जी, ये वाला, अब इसके भी दो टुकड़े किए जाएंगे बेटा जी। इसमें से एक टुकड़ा तो बेटा जी हम माइनॉरिटी को दे देंगे, और जो एक टुकड़ा होगा बेटा जी वो हम किसको दे देंगे, वो दे देंगे हम होल्डिंग को, यहाँ पर। डन। तो 5,25,000 रुपए का अगर बेटा जी मैं 40% निकालता हूँ, तो बेटा जी अगर मैं 40% निकालता हूँ तो मेरे पास इसका निकल कर आएगा 2,10,000 रुपये। 40%, 2,10,000 रुपये। ये बेटा जी कैलकुलेशन हो गई। और इसमें से जो बचेगा 3,15,000 रुपये, वो 60% पोर्शन हो गया, वो मैं यहाँ शो कर देता हूँ। डन। ये हमारा हो गया। तो रेवेन्यू प्रॉफिट में जो होल्डिंग का हिस्सा होता है वो तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जोड़कर दिखाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई में हमने एस लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया, और आखिरी के 6 महीनों में एच और एस ने दोनों ने मिलकर मेहनत किया था। तो लास्ट के 6 महीने में जो प्रॉफिट एच ने अर्न किया है वो उसने मेहनत करके कमाया है। इसलिए बेटा उसके मेहनत के प्रॉफिट में जोड़कर दिखाया है, जो उसने खुद 10 लाख कमाए थे, ठीक है। और जो पहले 6 महीने का प्रॉफिट है उसमें सिर्फ एस ने काम किया था, फिर भी मुझे पुराने प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, तो वो एज ए मेरे लिए गिफ्ट हो गया, तो वो मैंने यहाँ शो कर दिया। अब हम इन आंसर्स को बैलेंस शीट में लिखेंगे बेटा जी। 10 लाख प्लस 1,05,000, टोटल हो गए 11,05,000। 11,05,000 में से 25,000 घटाने, तो बेटा जी अगर घटाते हैं तो मेरे पास बचेगा 10,80,000। मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिखूंगा 10,80,000। ये आंसर मैंने यहाँ शो कर दिया। एक बार टोटल चेक कर लें, 11,05,000, 80,000, 10,80,000, ठीक है बेटा जी। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आंसर लिख लेते हैं, 2,00,000, 2,70,000, 2,80,000 और 4,80,000। बेटा जी ये भी मैंने यहाँ शो कर दिया। टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आंसर 4,80,000। मैंने यहाँ नहीं लिखा थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो 4,80,000 ये आ गया और 10,80,000 ये आ गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे को इस कंपनी के शेयर खरीद के फाइनली फायदा हुआ या नुकसान। बेटा जी मैंने 60% शेयर 7,50,000 रुपए दे के खरीदे। 7,50,000 रुपए देके खरीदे। उसमें 3 लाख के तो शेयर मिल गए, तो यानी मैंने कितने फालतू दिया, 4,50,000। उसमें मुझे 3,15,000 रुपए का पुराने प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया, जिसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं किया। तो 4,50,000 में से 3,15,000 घटाता हूं तो 1,35,000 निकलेगा बेटा जी। इसका मतलब अभी भी मैंने स्टिल 1,35,000 रुपए फालतू दे रखे हैं। तो यानी अगर आप ज्यादा पैसे देकर शेयर खरीदते हैं तो बेटा जी उसको बोलते हैं गुडविल। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलने वाले हैं बेटा जी, मैंने ज्यादा पैसे देकर कम वैल्यू की चीज खरीदी है, तो बेटा जी ये मेरे लिए क्या बन गई, ये मेरे लिए बन गई गुडविल। डन। और गुडविल को हम कहाँ शो करेंगे बेटा जी, यहाँ शो करेंगे। 1,35,000 रुपए। डन। हो गया क्वेश्चन पूरा, हमने पोस्टिंग कर ली, बैलेंस शीट में लिख ली। अब हम इसका सम कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर आएगा नहीं आएगा। बेटा जी इसका सम कर लेते हैं। 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10,000 रुपये, 10,60,000 रुपये, और इसके अलावा 31,60,000 रुपये। 31,60,000 में 8 जोड़ेंगे तो 39,60,000 रुपये। ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया बेटा जी। आप कैलकुलेटर का यूज करिएगा बेटा जी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50,000, 21 लाख, 24 लाख, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 लाख, 38 लाख, 39,60,000 रुपये। होप यू गाइस आपको इस वीडियो से कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग के जो एडवांस
पॉइंट्स होते थे वो करने आ गए होंगे। अब हमारे एसेट्स रिलेटेड कुछ और एडवांस पॉइंट बचे हैं जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे। डन।